एक हाथ पर लगाई है ना, दूसरा हाथ भी है, इस पर भी लगवानी है। माही ने दूसरा हाथ अम्मा के सामने लहराते कहा, मेरे मुताबिक तेरे पास एक ही हाथ है। आमना बेगम ने उसे रास्ते से हटाते किचन से निकलते जवाब दिया। वो क्यों? माही सहन में इनके चारपाई पर बैठते बोली, जहाँ वो मेवे थाल में लिए साफ कर रही थी। जितने काम तू करती है इसके हिसाब से तेरा एक ही हाथ है। आमना बेगम ने मसरूफ़ अंदाज में कहा, अम्मा जाने देना, जल्दी आ जाएंगे, पक्का कोई मटर गश्त नहीं करेंगे, ना कोई फजूल खर्ची। माही कहाँ जान छोड़ने वाली थी। दफ़ा हो जा माही, तेरी फजूल खर्चियाँ अब भी बाकी हैं। 2 सूट लिए, जूते, चूड़ियाँ और अब मेहंदी भी पार्लर से लगवानी है। नहीं है तेरी फजूल खर्चियों के पैसे मेरे पास, जा दिमाग ना ख़राब कर। अम्मा ने अच्छी खासी जाड़ पिला दी। वो अभी क्या करती, ईद का त्यौहार था, रिश्तेदारों का आना जाना, बच्चों को ईदी देना, ऐसे में घर का बजट बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गया था। माही अफसरदा सी उठकर चली गई। आमना बेगम ने सर्द शाम की भोजन फिजा में खारिज कर दी। शुक्रिया खालू, मैं माही और इकरा को साथ ले जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। साइम और इफ्तिखार साहब बातें करते घर में दाखिल हुए। बेटा शुक्रिया तू मुझे अदा करना चाहिए, मेरी बचत हो गई, वरना माही तो पूरी चांद रात बाजार की रौनक देख के नज़र कर देती थी। ईद वाले दिन मेरे तो पैर सूज जाते हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा। इस बार मेरे पैर दुखेंगे, अल्लाह खैर करे। कह तो दिया है खालू से, मगर ये माही नाम की बला के साथ बाजार जाना भी केटू सर करने के मुकाबिल है। साइम ने दिल में सोचा, ए माही की अम्मा, मेरी धी कहाँ है? इतनी खामोशी, खैरियत भई? इस वक्त अमूमन माही अम्मा से इफ्तारी ना बनाने पर झिड़कें खा रही होती थी, मगर आज वो नज़र ही नहीं आ रही थी। इकरा अकेली पकोड़े तल रही थी, ऊपर अपने कमरे में है। आमना बेगम ने संजीदगी से कहा। इफ्तिखार साहब ऊपर चले गए। माही की खामोशी इस घर के सन्नाटों में इजाफा का बायस बनती थी, और यह सन्नाटा इफ्तिखार साहिब को रूह में उतर जाता। वो ऊपर आए तो माही कबूतरों को दाना डाल रही थी, उसके चेहरे पर सोगवारी सी छाई थी। की होया मेरी धीनो? उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते कहा। कुछ नहीं अब्बा, रोज़ा लग रहा है। माही ने बहाना बनाया। उदास है? तेरी अम्मा ने कुछ कहा है? ले, अम्मा तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती है। हाँ नहीं तो, उसका भला मैंने क्यों बुरा मनाना है? माही ने अपनी तरंग में वापस लौटते फट से कहा। ए भी है। इफ्तिखार साहब मुस्कुराते हुए नीचे चल दिए। माही ने उनको सीढ़ियाँ उतरते देखा तो सामने बैठे सफ़ेद रंग के कबूतर को हाथ में उठा लिया। फिर इससे कहने लगी, चीज़ों देखो ना, मुझे मेहंदी लगवानी है। मैंने फिर भी अब्बा से नहीं कहा। पता है अब्बा मुझे इनकार नहीं करेंगे, मगर कल जब फुप्पो के बच्चों को ईदी देनी होगी और अब्बा कम देंगे तो फुप्पो ताने देंगी। और भला माही अपने अब्बा को किसी के ताने खाने दे सकती है? कभी भी नहीं। चलो ये ईद मेहंदी के बगैर ही गुजार देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? जाने कितने हाथ यूं ही उदास और बेरंग होंगे। एक माही भी सही। इसने चीज़ों को के परों को थपकते उसे हवा में आज़ाद छोड़ दिया। पीछे खड़े साइम ने हैरत से संजीदा माही को देखा। शायद वो ऐसी ही थी, ज़रा ज़रा सी बात पर हंसने वाली और छोटी छोटी बात पर रोने वाली। साइम खामोशी से वापस पलट गया। या अल्लाह, बस कल ईद हो जाए। रवियत बिलाल कमेटी चांद की तलाश में बैठ चुकी थी और माही ज़ोर शोर से दुआ में मशगूल थी। खालू माही और इकरा को बोल दें चलने को। ईद की नवीद तो अभी तक सुनने को नहीं मिली, जाने और कितना वक्त लगेगा। साइम ने टीवी पर नज़र जमाई बैठे इफ्तिखार साहब से कहा। हाँ माही और इकरा, चलो साइम के साथ बाज़ार तक हो आओ, उसे घर वालों के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ लेने हैं। इफ्तिखार साहब के कहने पर इकरा झट से उठ बैठी। अलबत्ता माही टास से मस न हुई। ए माही, तेरा अब्बा कुछ कह रहे हैं? आमना बेगम ने चाट खाती माही से कहा। उसे गुस्सा होता था तो वो दुगना खाती थी। मैंने नहीं जाना, साफ इनकार। तेरे तो अच्छे भी जाएंगे। उठती है कि मैं जूता उठाऊं? आमना बेगम की धमकी पर भी वो ना उठी थी। खाला छोड़े, मैं और इकरा ही चले जाते हैं, बाहर बहुत रौनक है, बाजार सजे पड़े हैं। साइम ने आखिरी बात किन अखियों से माही को देखते कही। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, माही ने एहसान करते कहा। साइम के होठों पर दिलफरेज मुस्कुराहट रेंग गई। बड़े बाज़ारों और मार्केटों का क्या कहना था, यहाँ तो गलियों तक में पैर रखने की जगह नहीं थी। लगता था पूरा शहर आज ही बाज़ारों में निकल आया है। जगह जगह लगे स्टॉल्स, मेहंदी के लिए सजे टेंट रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। साइम घर वालों के लिए तो तोहफ़े लेकर भिजवा भी चुका था। असल मकसद उसका खाला और खालू इनके दोनों के लिए ईद के तोहफ़े लेना था। इसकी वालदा माजदा का आर्डर था। तभी वो इनके साथ एक मशहूर बाज़ार में खड़ा था। तुम लोगों ने मेहंदी लगवानी है? पार्लर के बाहर मेहंदी के लिए सजे खेमों के पास आकर साइम ने कहा। मैंने तो लगवा ली, इकरा ने अपने हाथ फैलाकर दिखाए, जिनके दोनों तरफ मेहंदी लगी थी और कमाल की लगी थी। माही तुमने? इसने बेनियाजी से खड़ी माही से दरियाफ्त किया।
नहीं, یک लफ्ज़ी जवाब आया। क्यों नहीं बज्जो, लगवा लो, आज अम्मा से इतनी ज़िद तो कर रही थी। इकरा मज़ीद बोलती मगर माही की घुड़ी पर खामोश हो गई। साइम भाई, बज्जो को मेहंदी लगानी आती है, उन्होंने मेरे लगा दी, अपने एक हाथ पर ही लगाई है, बहुत पसंद है बज्जो को मेहंदी। एमे बोल रही है, आप लगवा दें इनको। इकरा माही को छोड़कर साइम से शीर शुरू हो गई। माही ने एक जोरदार चुटकी इसके बाजू पर काटी। इकरा बिलबिला कर रह गई। चलो तुम्हारे बच्चों को मेहंदी लगवाते हैं, साइम ने मुस्कुराते हुए कहा। इकरा उसे पकड़ कर लाओ। माही को आगे बढ़ते देखकर साइम बोला। इकरा बिला, अच्छा लगता है मैं इस कार्टून के पैसों की मेहंदी लगवाऊं, मामा लगता है मेरा फजूल में। हाँ नहीं तो, माही बड़बड़ाई, क्या पता मुस्तकबिल में कुछ लग ही जाए। इकरा ने आंख मारी, साथ ही उसे घसीटते हुए बोली। माही साइम ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया, जहां वो एक पैंट शर्ट में मलबूस पार्लर वर्कर के पास खड़ा था। जी, इनको मेहंदी लगवानी है। माही के पास आ जाने पर वो बोला था। जी आए मैम। वो लड़की माही को लेकर टेंट के अंदर कहीं गुम हो गई। ये जो बाहर थे आपके साथ, इनका नाम क्या है? उस लड़की ने माही के मेहंदी लगाते मुस्कुराते पूछा। साइम। माही ने कड़वा सा मुंह बनाकर कहा। चलो अब ये इस लंगूर पर फिदा हो गई। कोई हाल नहीं आजकल की लड़कियों का, माही ने दिल में सोचते आसपास नज़र दौड़ाई, जहाँ तकरीबन हर कोई मेहंदी लगाने और लगवाने में मसरूफ़ था। डन। वो लड़की सर उठाकर खुशी से बोली, मगर माही की नज़र जो ही सीधे हाथ की हथेली के बीच में बने दिल पर पड़ी, उसका दिल बाहर आने लगा। हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि बस धमाका होने वाला था। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। माही खड़े होते चिल्लाई। जी मैम। वर्कर ने हैरान होते हुए पूछा। जी दी लग दी है ए की किताब। माही गुस्से में पंजाबी बोल रही थी, उसका चेहरा तप रहा था, शर्मिंदगी अलग हो रही थी। इसके हाथ के साथ बाहर कैसे जाएगी? ये क्या किया है तुमने? क्यों लिखा है ये? माही ने अपनी हथेली वर्कर के सामने फैलाई, जहां एक खूबसूरत डिज़ाइन के बने दिल में अंग्रेज़ी हरफ में साइम और माही लिखा था। ये आपका और आपके हस्बैंड का नाम लिखा है मैम। हम कस्टमर्स के साथ ऐसे ही फ्रेंडली डील करते हैं। एक खूबसूरत सा मजाक था ये। आप तो लगता है माइंड ही कर गई। लड़की प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजाए वजाहती अंदाज में गोया थी। हाय अल्लाह, किस्मत मारी मेरी। माही ने सर पर हाथ मारा। तुम्हें किसने कहा कि वो लंगूर मेरा? उफ, अस्तगफार। माही ने तौबा की। वो आपको माही बोल रहे थे। तो लड़की ने खसियानी से होकर जवाब दिया। ये देखो बहन, खुदा का वास्ता है उसे हटा दो किसी तरह। माही ने हाथ जोड़ते कहा। शर्मिंदगी के मारे वो ज़मीन में धंसते जा रही थी। अम्मा, अब्बा, इकरा, साइम किसी ने भी देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। सॉरी मैम, सॉरी। तुम्हारा दरवाजे पर दस्तक होने के बाद माही का जुमला अधूरा रह गया। जी सर जी, आपको बुला रहे हैं। वर्कर ने रोहानसा खड़ी माही से कहा। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। माही बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। पेमेंट मैंने काउंटर पर कर दी है। माही के बाहर आ जाने पर साइम ने उसे लेडी वर्कर से कहा। 1 रुपये नहीं देना इसको। माही गुस्से से बोली। प्लीज़, आई एम सॉरी मैम, इट्स जस्ट आ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगेन सॉरी मैम, लड़की मुल्तजी अंदाज में बोली। इकरा भी वहीं चली आई। सॉरी की बच्ची। माही बोलते हुए आगे बढ़ी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच ले। माही। साइम ने उसका मेहंदी वाला बाजू पकड़ कर रोका। हुआ क्या है? साइम ने वर्कर से कहा। वो सर। वर्कर ने माही के हाथ की तरफ इशारा किया। दिखाओ माही, हाथ दिखाओ। साइम बोला। बच्चों दिखाओ तो हुआ क्या है? इकरा भी इसरार करने लगी। माही बुरा फंस गई। साइम ने ही उसका हाथ पकड़ा कर ऊंचा किया। दाएं हाथ के सीधे पुष्ट कोहनी से लेकर उंगलियों तक मेहंदी से भरी पड़ी थी। साइम के नज़र अचानक हथेली के दिल पर पड़ी। इसके दिल पर भी जैसे कुछ वजनी सा आ पड़ा था। आंखें फटने के बराबर थी। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वर्कर अंदर गायब हो गई। इकरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। माही ने आंखें मीच लीं। तीनों नफूस शशदरा खड़े रह गए। घर आकर कौन सा बचना था? कोई फिल्म ड्रामा होता तो अलग बात थी। यहाँ तो अम्मा अब्बा दोनों ने उसकी मेहंदी देखी और फिर वही सवाल किया। माही ने साथ साथ पूरी आपबीती सुनाई, साथ साथ आंसू भी बहाए। अजीब सी शर्मिंदगी थी। ऊपर से साइम को देखने पर उसकी पलकें भारी होने लगी। हाँ, पगली दी, चल चुप कर जा, कुछ नहीं होता। यहाँ लोग अपने से ही रिश्ते बनाने बैठ जाते हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं और तेरी फूफो बाइक पर सवार घर आ रहे थे कि रास्ते में सिग्नल पर रुके तो लड़का गजरे देने आ गया। भाई साहब, भाभी के लिए ले लें, देखें खुश हो जाएंगी। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। अस्तगफार। बंदा बोले। अबे तुझे कैसे पता कि ये मेरी बीवी है कि बहन? कोई हाल नहीं हो लोगों का। उनकी बात पर सब हंसने लगे। माही भी कुछ हल्की फुल्की हो गई। कुछ देर बातों के बाद तमाम नफूस अपनी अपनी तमाम आरामगाहों में तशरीफ़ ले गए।
سائم نے بازو سر پر رکھے آنکھیں بند کرتے سونے کی کوشش کی۔ مہندی سے سجا ہاتھ اس کا نام کسی نام کے ساتھ ایک دل میں قید تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں ماہی اور میں، امپاسبل۔ اس نے لائٹ جلائی۔ سوئچ بورڈ والی دیوار پر ماہی کا آرٹیفیشل جنگل لٹکا ہوا تھا۔ جی ہاں، جنگل، نقلی درخت، طوطے، چڑیاں، شیر۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو چھو رہا تھا۔ ایک دم پاگل لڑکی ہے یہ، وہ مسکرایا، پھر چھوٹے سے شیشے کے سامنے پڑے چوک کے بنے ڈبے کو کھولا۔ بہت سے رنگوں کی چوڑیاں اس کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ کتنی چوڑیاں پہنتی ہے یہ؟ وہ 2-3 چوڑیوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے بڑبڑایا، پھر کمرے سے نکلنے لگا کہ اوپر لگے چھوٹے چھوٹے ستاروں دروازے کے پٹ کھلنے کے چھنچناہٹ سے اٹھے۔ اس نے انہیں بھی چھو کر محسوس کیا۔ اس لڑکی کو شور کتنا پسند ہے، تبھی خود بھی بولتی رہتی ہے۔ ٹر کی مشین اپنی سوچ پر ہلکے سے سر کو جنبش دیتا وہ چھت پر آ گیا جہاں پنجرے میں کبوتر قید تھے۔ تم میں سے چیزو کون ہے؟ وہ ہلکے سے بولا۔ کوئی جواب نہ آنے پر مزید کہنے لگا، ایکچولی ماہی پہچان لیتی ہے، بٹ یہ بہت مشکل کام ہے، تم سب ایک جیسے ہو۔ چلو چھوڑو، ویسے میں چیزو سے کہنے آیا تھا کہ وہ ماہی سے کہہ دے کہ ایک فرق پڑتا ہے، ہزاروں ہاتھ اداس اور بے رنگ صحیح، مگر ماہی کا ہاتھ بے رنگ اور اداس اچھا نہیں لگے گا، وہ تو رنگوں میں رنگی اور شور مچاتی ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ کہہ کر اندر جانے لگا تھا جب اس کی نظر صحن میں پڑی کچن کی لائٹ جلتی دیکھ کر وہ کسی سوچ کے تحت نیچے چلا آیا۔ اس نے دبے پاؤں باورچی خانے کی دہلیز پار کی۔ ماہی کی اس کی جانب پشت تھی۔ بیڑا غرق ہو، تجھے عید کی سوئیاں نصیب نہ ہو، تیرے میاں سے تجھے جوتے پڑیں، تیرا عید کا سوٹ جلے، تجھے 1 روپیہ بھی عید نہ ملے۔ وہ بڑبڑاتے اچانک چھری پٹک کر پلٹی جس سے ابھی وہ واش بیسن پر جھکی اپنا ہاتھ کھرچ رہی تھی۔ سامنے دروازے میں استادہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے سائم کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ فضول کی کوششیں کر رہی ہو؟ آل آف دس، آر یو سیریس؟ یہ سب بیکار ہے۔ ایک بار نام لکھ دیا جائے تو وہ پھر کبھی نہیں مٹتا۔ سائم کے آواز میں بھی شرارت کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ ماہی پزل ہو کر رہ گئی۔ کوئی تھا جو اس کی بولتی بند کر سکتا تھا؟ ارے آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ ایسے منہ موڑے کھڑی ہیں، حالانکہ آپ کو مہندی بھی لگوائی، گفٹ بھی دیا۔ وہ اس کی حالت سے ہوش اٹھاتا شرارتاً بولا۔ ماہی نے نچلا ہونٹ کاٹا۔ کمینہ بلا وجہ فری ہو رہا ہے، لنگور نہ ہو تو منہ توڑ دوں اس کا۔ ماہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ میرے کان ترس رہے ہیں آپ سے ملنے والی عزت افزائی کو، دل میں نہ کہیے، اونچا فرمائیے پلیز۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کی شوق و آواز میں ماہی کو قریب سے آنے لگی۔ اس نے چھری کو پھر سے اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ تم اپنا منہ دھو کر رکھو، کچی مہندی ہے، کچا رنگ جلدی اتر جائے گا۔ آیا بڑا فری ہونے؟ ہاں نہیں تو؟ ماہی چاقو کی نوک اس کی طرف کر کے بولی۔ فکر نہ کرو، میں اس رنگ کو پکا کر دوں گا۔ سائم کے تو انداز ہی بدل گئے تھے۔ دور فٹے منہ، وہ چاقو پٹک کر چلی گئی۔ سائم ہلکے سے ہنس دیا۔ عید کی نماز پڑھ کر سب ایک دوسرے کے گلے ملتے عید کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگے لباس پہنے نمازیوں کے نکلنے کا اور عید ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سائم بھی افتخار صاحب کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آیا۔ وہ گھر کی گلی میں ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ بچوں کے ایک جھنڈ نے انہیں گھیر لیا، عیدی عیدی کا شور مچا دیا۔ سائم کو اپنا گاؤں یاد آ گیا۔ وہ شدت سے اس سے سب کو مس کر رہا تھا، مگر اسے میوزک کی دنیا میں اپنا نام متعارف کروانا تھا۔ یہ لو، آپ بھی لے لو۔ چھوٹی سی بچی کو چپ کھڑے دیکھ کر سائم نے 5-6 ہرے نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ واہ، آپ کی مہندی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، کیوٹ سی بچی کے گال پر چٹکی کاٹتے کہا۔ ماہی آپ ہی نے لگائی ہے، وہ مزے سے بول رہی تھی۔ میرے بھی۔ وہاں کھڑے سب بچیاں اسے مہندی دکھانے لگی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے بچوں کو کھلے دل سے عید بانٹی اور گھر آ گیا۔ سائم بھائی میری عیدی۔ جب پھپھو کے بچوں کو بھی سائم نے عیدی بانٹی تو اقرا نے بھی ہتھیلی پھیلا دی۔ تمہیں بھی چاہیے، سائم نے حیرت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ صحن میں سب ہی جمع تھے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ جی ہاں، مجھے بھی چاہیے، بڑے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے، چلے شاباش نکالیں۔ اقرا کے کہنے پر اس نے 1000 روپے نکال کر اس کی تیلی پر رکھ دیے۔ ماہی تمہیں نہیں لینی عید؟ سب کے سامنے مخاطب کرنے پر جبراً ماہی مسکرائی۔ ارے ماہی، اور عیدی نہ لے ہو نہ جائے کہیں یہ انہونی، پوری ندیدی ہے، ابھی اپنے ابا سے زبردستی نکلوائی ہے، پھپھو کو نہیں بخشا۔ سائم بیٹا، اسے تو جتنی مرضی عیدی دے لے، اس کا من نہیں بڑھنے والا۔ اماں نے پھر اس کی عزت افزائی کی۔ حیرت ہے مجھے کیسے بخش دیا؟
سائم کی نظر ڈارک پرپل اور سلور کلر کی چوڑی پجامے اور اسٹریٹ قمیض میں ملبوس مہندی اور چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں سے کھیر کی پلیٹ تھامے بیٹھی ماہی پر جائیں بجو آپ بھی لے لیں اپنی عیدی۔ اقرا کے کہنے پر سائم نے افتخار صاحب کی جانب دیکھا۔ جا ماہی لے لے۔ ابا کے کہنے پر وہ دانت پیستی اٹھ گئی، جا کر سائم کے سامنے کھڑی ہو گئی، خوخوار نظروں سے گھورا، بولی تو صحیح کہ عیدی دیں۔ سائم نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، عیدی دیں۔ وہ دانت کچکچا کر بولی، جیسے سائم اس کے دانتوں کے نیچے ہو۔ ہتھیلی پھیلا کر وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ماہی نے سب کی جانب دیکھا، وہ ادھر ہی متوجہ تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی۔ اے ماہی، سیدھا ہاتھ آگے کر، کم عقل۔ اماں کے کہنے پر اس کا دل چاہا زمین میں گر جائے تو ان کرہن سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی۔ سائم نے پہلے ہتھیلی پر بنے دل کو دیکھا، پھر ماہی کو جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کتنی عیدی چاہیے؟ وہ ہلکے سے تبسم سے بولا۔ کتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا بول دو، کنگال ہو گئے ہو۔ کتنے چاہیے کا لگتا ہے کچھ؟ وہ بھی ماہی تھی، آخر کو برداشت جواب دے گئی تو زبان بھی کھل گئی۔ اس کے کہنے پر آمنہ بیگم نے گھورا، ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئی۔ سائم نے 5 نیلے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہاں بیٹھے تمام نفوس چونک گئے۔ سائم بیٹا، یہ بہت زیادہ ہیں۔ افتخار صاحب بولے، ان کے لیے یہ روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ سائم افورڈ کر سکتا تھا، تنہا تھا، اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ خالو کہاں زیادہ ہیں؟ ویسے بھی ماہی میری کزن بھی ہے، پھر اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور اب عنقریب میری امپلائی بھی بننے والی ہے، تو اتنا تو بنتا ہے۔ اس کے کہنے پر افتخار صاحب مطمئن ہو گئے، جبکہ ماہی اس کے امپلائی کہنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اب مکمل انجان بن چکا تھا۔ پھر شام کو وہ اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا، عید کے تیسرے دن واپس آنے کا کہہ کر۔ عید کے دن پلک جھپک کر گزر گئے۔ سائم آیا اور اپنا سامان لے کر پھر چلا گیا۔ ماہی پڑوس میں گئی تھی۔ سائم نے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیا، مگر پھر واپس آ گیا۔ افتخار صاحب کے گھر سے آدھ پون گھنٹے کے مسافت پر اس کا انسٹیٹیوٹ تھا، جس کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو سائم اور اس کے 3 دوست شیئر کرتے تھے۔ ان کا ایک میوزک بینڈ ہے، اسپیڈنگ تھیرلیس، جس میں اس کا دوست اون ڈرم بجاتا ہے، شازل سنگنگ کرتا ہے، مانی بانسری اور اکثر وائلن بھی بجا لیتا ہے، سائم بھی وائلن بجاتا ہے۔ ان کا انسٹیٹیوٹ تقریباً 1.5 سال سے یہاں قائم ہے۔ ان کے علاوہ مانی، شازل اور سائم یہاں اسٹوڈنٹ کو اپنے اپنے ہنر کی کلاسز دیتے ہیں۔ 4 فلور پر مشتمل یہ عمارت اندر سے ایک میوزیکل انسٹیٹیوٹ کا مکمل روپ دیتی ہے، جہاں ویل فرنشڈ کلاسز ہیں، موسیقی کے تمام آلات ہیں۔ فرسٹ فلور پر انٹرنس کے بعد ریسیپشن ہے، پھر اسٹوڈنٹ نوٹس کاؤنٹر ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ فلور وائلن کی کلاسز پر مشتمل ہے اور تھرڈ سرتال کی شوقینوں کے لیے، اور فورتھ فلور پر کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں، جہاں اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، کمپیوٹر پر اپنے صحیح میوزک کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ارادہ ہر طرح سے قابل تعریف تھا۔ یہاں پر ایک سویپر تھا اور ایک لڑکا باہر کے کام کاج کو، اس کے علاوہ 3 گرلز تھیں، ایک ریسیپشن لیڈی، دوسری اسٹوڈنٹس نوٹس کاؤنٹر پر ہوتی، اور تیسری ٹیسٹ ارینجمنٹس کے لیے۔ ماہی کو بھی یہاں ٹیسٹ ارینجمنٹ، نوٹس ٹائپنگ، اسٹوڈنٹس ڈیٹا کلیکشن اور ان کا منتھلی ویکلی رزلٹ بنانے کو بلایا گیا تھا۔ اے سست لڑکی، اب آ بھی جا، بچہ بیچارہ کب سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اماں نے کوئی تیسری آواز لگائی تو وہ نیچے آئی۔ چلو جلدی کرو، اتنی دیر کروا دی۔ ماہی سائم سے پہلے باہر نکل گئی، جیسے اتنی دیر اس نے کروائی ہے۔ آمنہ بیگم خفیف سی اس کو پیار دینے لگی۔ وہ باہر آ گیا، جہاں ماہی ہیلمٹ پہنے اپنی اسکوٹی سٹارٹ کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ! سائم نے بے اختیار اپنے بائک کے ہینڈل کو تھام لیا۔ یا اللہ، اب تو ہی میرا محافظ ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے کہا، چلیں سر جی۔ ماہی کی چلاتی آواز گونجی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اب ماہی کی اسکوٹی اور اس کی بائک ایک دوسرے کے رفتار کا مقابلہ کرتی آگے پیچھے تنگ گلیوں سے نکل کر کھلی سڑکوں پر آ گئی۔ اچانک ماہی نے اپنی اسکوٹی روکی اور ہیلمٹ اتارا، پھر اپنا تھیلا نما بیگ لے کر اس کی جانب چلنے لگی، جہاں تھوڑی اونچی جگہ پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ سائم بھی ہیلمٹ اتار کر اس کی کارکردگی دیکھنے لگا۔ اس نے بیگ سے شاپر نکالا اور پھر اس میں سے دانے نکال کر کبوتروں کو ڈالنے لگی۔ اس کی آواز لگانے سے اور بھی کبوتر وہاں جمع ہونے لگے۔
महरून पटियाला शलवार और दुपट्टे में सफ़ेद गोल दामन, छोटे कमीज़ में वो इन कबूतरों को ही साथी लग रही थी। साइम सीने पर हाथ लपेटे ये मंजर देखने लगा। ज़िंदगी इस लड़की के अंदर सांसें लेती थी, जिंदा दिल, बेपरवाह, दूसरे महीनों में मन मौजी थी वो। आखिर को 10 मिनट बाद वो वापस आई और साइम से कुछ कहे बिना ही स्कूटी पर बैठी और चल दी। साइम पहले तो घबरा गया था कि इसको स्कूटी चलानी आती भी है या ना, ये ना हो कि कहीं ठोक दे और एक नई मुसीबत इसके गले पड़ जाए, मगर नहीं, वो बहुत अच्छी स्कूटी चलाती थी, उसे मानना पड़ा। हाय अल्लाह, ये तो बहुत हसीन है, माही ने तारीफ़ करते हुए कहा। थैंक्स, साइम उसके साथ अंदर दाखिल होता बोला। इंस्टीट्यूट को हसीन कहा है, तुम्हें नहीं, थैंक्स। आखिर में उसकी नकल उतार कर बोली और इससे पहले अंदर चली गई। साइम भौंक बना खड़ा रह गया। वो फर्स्ट फ्लोर का जायज़ा लेकर ऊपर जाने लगी जब साइम इसके पीछे आया। माही, आराम से, तहम्मुल से देख लो, ये हार्डवुड का फर्श है, तुम फिसल ना जाओ। साइम उसे उछलकर सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर कहा। माही कोई बच्ची नहीं है जो फिसल। ये इकट्ठे 3 सीढ़ियों पर फलांगते माही फिसली और सीढ़ियों से लड़कने की बजाय साइम के बाजू में लड़क गई। चूँकि वो इसके पीछे था, तभी बर वक्त संभाल लिया। साइम उसके तासुरात भी ना देख सका, ना स्टार प्लस के ड्रामों की तरह बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक बजा था। अलबत्ता शाजिल टपक गया था, इसने गला खंकारा। माही ने साइम को इतनी ज़ोर से दूर धकेला, बेचारा गिर ही जाता जो शाजिल ना थाम लेता। साइम ने उसे घूर कर देखा। माही ने मुतल्लिक परवाह न की और दोनों को हैरान छोड़कर सेकंड फ्लोर का जायज़ा लेने लगी। ये पटाखा है तेरी कज़न, शाजिल ने हंस कर कहा। हाँ यार, बदकिस्मती से, साइम ने कड़वा बादाम निगला। क्या यार, इतनी क्यूट तो है और स्टाइल तो फिदा कर देने वाला है। शाजिल की नज़रें माही पर जम गई, जो वहाँ पड़े वायलिन उठाकर देख रही थी। ओ हेलो, कज़न है मेरी, इसलिए एहतियात से दोबारा कहना ना पड़े, साइम ने संजीदगी से कहा तो शाजिल हंस पड़ा। ओ डूड, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। माही, स्टूडेंट आने वाले हैं, तुमने पूरी इंस्टीट्यूट का मायना कर लिया होगा, अब फारिया के साथ लग जाओ, ये तुम्हें गाइड कर देगी। साइम ने सेकंड फ्लोर पर बने स्टाफ रूम में टांगे फैलाई बैठी सूरजमुखी के बुने बीज खाती माही से कहा। हाय अल्लाह, माही काम कैसे कर ले। माही को भूख लगी है, उसको अपनी बात कहकर जाता देख माही बुड़बुड़ाकर उल्टी सीधी जूती पहनकर उसके पीछे दौड़ी। साइम ने पहले उसकी शक्ल को गुस्से से तका, फिर पैरों को, फिर माही की शक्ल को। वो जल्दी से नीचे बैठकर जूते फंसाने लगी। आते जाते स्टूडेंट एक लड़की को सर के पाँव में बैठा देखकर हैरान होते गुजर रहे थे। साइम ने अपने ही सर पर गुस्से में थप्पड़ मारा। अब उसे तो कुछ कहने से रहा। हाँ तो मैं कह रही थी कि माही उठते साथ फिर बोलना शुरू हो गई। तुम्हारी भूख मेरा मसला नहीं है, तुम यहाँ काम करने आई हो, आई समझ, अब जाओ और अपने काम पर लगो। वो सख्ती से बोलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। तेरी तो दिल चाह रहा है कि यही जूता। माही ने गुस्सा पैर से निकाला और सीढ़ियों से निचली सीढ़ियाँ उतरते साइम को देखा। इस लंगूर के ढाई मन के सर पर दे मारा। ये किस्मत ख़राब, गुस्सा हाथ से छूटा और साइम के सर पर जा बजा। हाय अल्लाह, आज तो तू गई माही। माही सीढ़ियों पर ही दबक कर बैठ गई। ये लड़की अब नहीं बचेगी। साइम को अब इसकी बचकाना हरकतों पर तेश आने लगा। वैसे भी वो काम के मामले में बहुत संजीदा इंसान था। इसने गुस्सा उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कदमों की चाप करीब आ रही थी। माही ने एक आंख खोलकर साइम को देखा। वो खुंखवार तेवर लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। हाय अल्लाह जी। माही दूसरा गुस्सा हाथ में ही पकड़कर ऊपर दौड़ पड़ी और स्टाफ रूम में काम करती फारिया के पीछे होली। साइम अंदर आया, उसके हाथ में अब भी माही का गुस्सा था। फारिया हैरान खड़ी, कभी बॉस को तो कभी इस लड़की को देखती जो उसके शानों से थामकर पीछे छुप रही थी। माही सामने आओ, वो धाड़ा। देखे साइम सर, मैं भी तो रोज़ अम्मा के इतने जूते खाती हूँ, आपने मेरा एक जूता खा लिया तो कौन सी आफत आ गई। हाँ नहीं तो। इसने अपनी बात साइम के चेहरे पर फैलते गुस्से को देखी, बामुश्किल अपना हाँ नहीं तो मुकम्मल किया। फारिया की हंसी छूट गई। साइम दोनों को घूरकर बाहर निकल गया। स्टूडेंट उसका वेट कर रहे थे। वो अपने वक़्त से 10 मिनट लेट हो गया था। हो शुक्र, इसके जाते ही माही ने हाथ में पकड़ा जूता छोड़ा और ठंडी सांस खारिज करती कुर्सी पर ढेर हो गई। फारिया अभी तक हंस रही थी। यू आर सो फनी प्लस क्यूट, फारिया ने उसके गाल खींचते कहा। फारिया, ये माही कहाँ है और इन 2 घंटों में क्या सीखा है इसने, जल्दी बताओ। साइम के लहजे में मालकों वाला रोब था। वो सर, फारिया घबरा गई। आगे भी कुछ बोलेंगी आप,
साइम ने संजीदगी से कहा। सर, माही को भूख लग रही थी, वो खुद ही बाहर निकल गई। फारिया ने जल्दी से कहा कि कहीं फिर ना अटक जाए। उफ, एक तो ये लड़की अजाब है। वो बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा, अपनी बाइक स्टार्ट की और आसपास की दुकानों पर इसकी तलाश करने लगा। बिला आखिर वो उसे एक दुकान पर नज़र आ ही गई। अंदाज से ही पता चल रहा था कि बहस कर रही है। वो पास पहुंचा तो देखा इसके हाथ में एक हाफ रोल बिस्किट था और वो दुकानदार से कह रही थी, मैंने कह दिया 17 रुपये से 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगी। हाँ नहीं तो। माही ने 10 के नोट और 7 रुपये सिक्कों की सूरत दुकानदार के हवाले किए। बाजी, मैंने कहा ना आपसे 20 रुपये। दुकानदार भी अपनी ज़िद पर अड़ा था और माही भी। साइम खड़ा सुलग रहा था। 5 मिनट में उसने क्लास स्टार्ट करनी थी। अरे बाजी के लगते कुछ सफ़ेद बाल तुम्हारे सर पर और 3 रुपये के लिए बहस के लिए किए जा रहे हो। खुदा का खौफ करो चचा, कब्रों में टांगें लटक रही हैं और करप्शन कर रहे हो। माही ने तड़क कर कहा। साइम तलमला कर रह गया। अच्छा भाई साहब, ये लें। साइम ने पैसे दुकानदार को पकड़ाए और उसे बाजू से घसीटता ले जाने लगा। ओ पैसे। वो पीछे मुड़कर दुकानदार को देखने लगी जो बत्तीसी निकाल रहा था। तुझे हजम ना हो गंजे, वो चिल्लाई। बाजी, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। साइम ने उसे बाइक के पास ला कर छोड़ा तो छोटा सा बच्चा फटे कपड़ों में मलबूस उसके पास आ खड़ा हुआ। हाय अल्लाह, बाजी सदके जाए। माही ने 100 रुपये निकाल कर इस बच्चे के हवाले किए तो साइम बेहोश होते होते बचा। या अल्लाह, ये लड़की तो रियाजी का मुश्किल तरीन सवाल बनती जा रही है। माही उस बच्चे के हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई। उससे कुछ बात कर रही थी जब साइम ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। स्कूटी संभालो अपनी, इससे पहले कि मेरा दिमाग उलट जाए। साइम गुस्से से बोला। दिमाग होगा तो उल्टेगा, कहा भी तो था भूख लगी है। खुद ही बोला था तुम्हारा मसला है तो मैं अपना मसला खुद हल कर सकती हूँ। हाँ नहीं तो। वो भी दूब दूब बोली थी। माही साइम धाड़ा। अच्छा चीख क्यों रहे हो? जा रही हूँ। माही फ़ौरन अपनी स्कूटी की जानिब भागी। मैं हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ, आज कुछ हट के पहनूँ तो बात बनी। चल इकरा, अपना काला फ्रॉक ले आ। माही ने लाइट पिंक कलर की कमीज़ पलंग पर फेंकते कहा। बस मेरी नई फ्रॉक पर नज़र थी। अपना सूट दिया था मुझे ईद पर। इकरा ने आंखें निकाली। प्यारी बहन नहीं है ना, दे देना। ईद पार्टी रखी है साइम ने होटल में। तेरी वजह इन कपड़ों में जाती अच्छी लगेगी भला। लाती हूँ। इकरा उसके ड्रामेबाजियाँ देखकर बाहर निकल गई। साइम उसे पिक करने आया। ब्लैक कलर के फ्रॉक में वो वाकई ही मुनफरद दिख रही थी। वो खुद भी ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस था। इसने अपनी छोटी सी कार एक बेहतरीन होटल के सामने रोक दी। माही की जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो इसे घूरती हुई होटल में घुस गई, जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। शाजिल, ओन, मानी, फारिया और 2 लेडीज़ और भी थी। वो दोनों भी इसी टेबल पर आ बैठे। सब खुशखबरियों में मसरूफ़ थी। सबसे ज़्यादा माही की ज़ुबान चल रही थी, यहाँ तक कि लंच सर्व कर देने पर भी वो खामोश ना हुई। वो फारिया को अपनी नौकरी हासिल करने की दास्तान ऐसे सुना रही थी जैसे सिंध फतह कर लिया हो। फिर क्या होना था? अम्मा अब्बा की रज रज कर फाइटिंग हुई। अम्मा ने अब्बा की ज़बान के जोहर दिखाए। पता है अब्बा को क्या कहा? हम पठान हैं और पठान बहुत गैरतमंद होते हैं। कचरा उठा लेंगे, मोची बन जाएंगे, रेडी लगा लेंगे, दूध बेच लेंगे, मगर बेटी की कमाई नहीं खाएंगे। हाँ नहीं तो। इसने हाथ हिला हिला कर अम्मा की नकल उतारी। साइम ने उसे घूर कर देखा। वो सुकून से खाने वालों में से था, मगर पिछले 20 मिनट में ये लड़की 1 सेकंड को चुप ना हुई। अब्बा ने कहा, तुम लोग बस रेडियां लगा सकते हो, दूध बेच सकते हो, मेरी बेटी तो अफसरनी बनेगी। हाँ नहीं तो। इसने गर्दन अकड़ाई। हाँ बनेगी अफसरनी इंटरफेयर। और इधर देखो मैडम, मैं भी पठान हूँ, मगर ना दूध बेचता हूँ ना रेडी लगाता हूँ, ग्रेजुएशन किया हुआ है। साइम ने चम्मच प्लेट में पटका। माही की चलती ज़बान को ब्रेक लग गई। ते फिर केड़ा तू तीर मार लिया है, मरासी ना हो तो? वाट? इसके पल्ले कुछ ना पड़ा। वाट की? ये जो भां भां बजाते हो इन लंबे लंबे डंडों से, ये मरासियों के ही काम होते हैं। इसके वायलिन को भांभा और उंगलियों को डंडों से तशबीह दी गई थी। साइम की आसपास के तारे गर्दिश करने लगे। आज ये लड़की अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। वो फारिया को हटाता आगे बढ़ा। जा वे जा, माही किसी से नहीं डरती। हाँ नहीं तो। वो बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ चुकी थी। भाग माही भाग। साइम इसके पीछे ही बाहर निकल गया। दोनों के जाते ही सबका मुश्तरका कहका होटल की छत से टकराया। रुको तुम, अंदर क्या बकवास की? मैं मरासी? साइम ने उसे पार्किंग एरिया में ही जा लिया। अब पूछ कुछ का दौर था। और क्या? माही ने इत्मीनान से कहा। तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी खाला को। तुम तो लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगी। उनकी जूतियां ही अब तुम्हें समझाएंगी। साइम ने उसे कार में धकेलते धमकी से नवाजा।
اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر روز آنے والی ایک نئی کہانی آپ سن سکیں۔ شکریہ۔